सभी को नमस्कार। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित साहित्य महोत्सव में एक दिन के लिए उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। साहित्य महोत्सव प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी आयोजित करती है। एक सप्ताह तक यह आयोजित एक सप्ताह तक यह आयोजन चलता है। प्रतिवर्ष यह फरवरी या मार्च के महीने में आयोजित होता है। यह साहित्य का महाकुंभ है। यह भी कहा जाता है और ठीक ही कहा जाता है कि यह संसार का साहित्य का सबसे बड़ा उत्सव है। इसमें 24 भाषाओं के लेखक या साहित्यकार अथवा समीक्षक आमंत्रित होते हैं, उपस्थित होते हैं। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष संविधान के 8वें अनुच्छेद में मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में अपना मुख्य पुरस्कार देती है। उस पुरस्कार के लिए अर्ह घोषित साहित्यकार भी इस साहित्य महोत्सव में सम्मानित किए जाते हैं। उनके वक्तव्य भी इसमें होते हैं एक अलग सत्र में, और उनसे विशेष चर्चाओं के सत्र भी होते हैं। इनके अतिरिक्त 10 सभागृहों में निरंतर विचार सत्र, रचना पाठ सत्र चलते रहते हैं। लगभग 40 सत्र एक दिन में विचार विमर्श के, साहित्यिक विमर्श के, काव्य पाठ अथवा रचना पाठ के आयोजित होते हैं। निश्चित रूप से यह विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक अनुष्ठान है, साहित्य का महाकुंभ है। जितने साहित्यकार रहते हैं सैकड़ों की संख्या में, वे तो श्रोता रहते ही हैं। उनके अतिरिक्त भी श्रोता उपस्थित होते हैं। मुझे भारत की सांस्कृतिक विरासत इस विषय पर केंद्रित एक विचार सत्र में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। कल यह सत्र संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता कन्नड़ के सुविदित उपन्यासकार एस.एल. भैरप्पा जी ने की। सत्र के आरंभ में ही एस.एल. भैरप्पा जी ने अंग्रेजी में अपना वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि निम्न वर्ग के कम पढ़े लिखे लोग, असंस्कृत लोग, जब उनके पास पैसा खूब हो जाता है, व्यापार में, उद्योग में, काम धंधे में, तो वे उच्च वर्ग की नकल करते हैं। उच्च वर्ग की तरह सुसंस्कृत होने के लिए या सुसंस्कृत दिखने के लिए वे उनके जैसा होने की कोशिश करते हैं, पर चूंकि वे स्वयं सुशिक्षित नहीं हैं, इसलिए सुसंस्कृत होने या दिखने के लिए वे एक आसान तरीका यह अपनाते हैं कि उच्च वर्ग के परिवारों की लड़कियों से अपने लड़कों का विवाह वे लोग करने लगते हैं। इस तरह से ब्याही हुई लड़की 6 महीने बाद अपने पिता के घर वापस लौट कर आती है और कहती है कि अब मैं ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। पिता पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, तो वह बताती है कि उस घर में पति मारता पीटता है, यह तो सहनीय है, पर मारपीट के साथ वह गालियां जिस भाषा में देता है, वह भाषा सहनीय नहीं है। इसलिए अब मैं वहां नहीं लौट कर जाऊंगी। पिता पूछते हैं कि क्या गालियां दी है, बता। तो लड़की कहती है कि वह मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आपने ही शिक्षा दी है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मारपीट, अत्याचार सह लेना चाहिए, पर जिस भाषा में गालियां दी जा रही हैं वह नहीं सहूंगी। ऐसा उस लड़की का आशय है, जैसा भैरप्पा जी ने बताया अपने अंग्रेजी वक्तव्य में। अन्याय तो खूब सह लो, भाषा मत झेलो। इतना प्रसंग सुनाकर निष्कर्ष स्वरूप भैरप्पा जी ने कहा कि जो लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं वे सुसंस्कृत नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मुसलमान लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वे इस देश पर भार हैं।
बर्डन शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने वक्तव्य में किया था। अंग्रेजी में बोल रहे थे। Muslims, because they do not study English, they are burden on this country. जो कुछ उन्होंने कहा वह साहित्य अकादमी के रिकॉर्ड में है, वो भी उसको प्रसारित करेंगे ही। मैंने उनके वक्तव्य का अपना जो कुछ मुझे कहना था उसके साथ प्रतिवाद किया। मैंने जो कहा वह भी साहित्य अकादमी के रिकॉर्ड में है। और चूंकि 6 वक्ताओं को बोलना था 1.5 घंटे के समय में अध्यक्ष जी के अलावा, और अध्यक्ष जी ने प्रारंभ में जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने 17 या 18 मिनट का समय ले लिया था, इसलिए समय की तंगी थी। उस समय की तंगी में कुछ सिकोड़ करके मुझे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना पड़ा। इसलिए अपनी विवक्षा की तृप्ति के लिए भी और अपने दायित्व के निर्वहन के लिए भी, जो अपने श्रोतृ वर्ग के प्रति मेरा दायित्व है, उसके लिए भी मैं यह उचित समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति की विरासत पर जो उस सत्र में मुझे कुछ कहना था, उसको मैं एक बार पुनः यहाँ प्रस्तुत करूँ। यह हम सभी स्वीकार करते हैं कि भारत विश्व की समृद्धतम सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। ज्ञान विज्ञान की परंपराएं लें, या साहित्य कला पुरातत्व की परंपराएं लें, या जीवनचर्याओं की, धर्मों की, मत मतांतरों की परंपराएं लें, पंथों की लें, आचारों विचारों की, व्यवहारों की परंपराएं लें, रहन सहन की लें, रीति रिवाज की लें, बोलचाल की लें, भाषाओं की लें, सभी में अपार और अनुपम निधि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में हमारे पास है। इसके साथ हम यह भी स्वीकार करते हैं कि इस सारी निधि में अपरिगणनीय विविधताएं हैं, अनकाउंटेबल वेराइटीज। इतनी विविधताएं हैं कि लेखा जोखा करना असंभव सा ही है। इस अपार विविधता में एक वाक्यता, एकान्विति या एक सूत्रता हम कैसे पा सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं और कैसे उसे हासिल कर सकते हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर भी मैं कुछ चर्चा करूंगा। उसके पहले यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एस.एल. भैरप्पा जी के वक्तव्य से भी उठ करके आता है कि इस सब को यदि हम संस्कृति कहते हैं, हमारी चिंतन की परंपराएं, हमारी साहित्य की परंपराएं, हमारी कला की परंपराएं, पुरातत्व की परंपराएं, आचारों की, व्यवहारों की, अनुकरणीय परंपराएं, भाषाओं की परंपराएं, इस सब से संस्कृति का निर्माण यदि होता है, बनती है संस्कृति की अवधारणा, तो निर्माण करता कौन है? जिस तरह का विमर्श संस्कृति के नाम पर किया जा रहा है, उसमें हमने यह मान लिया है कि इसका निर्माण वे लोग करते हैं जो पढ़े लिखे भद्र लोग हैं, जिन्हें संस्कृत की शास्त्रीय शब्दावली में शिष्ट जन कहा जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य में शिष्ट जनों को सुपरिभाषित रूप में समझाया है। लेकिन आज हम यह अर्थ लेते हैं कि जो भद्र लोक है वह संस्कृति का निर्माता होता है, और हम यह मान लेते हैं कि भद्रेतर वर्ग के लोग, निचले तबके के लोग, जिन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिली है, इस संस्कृति के निर्माण में हिस्सेदार नहीं हैं। भैरप्पा जी ने तो कह ही दिया है कि जिन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी वे मुसलमान लोग इस देश पर बर्डन या भार हैं। मुझे लगता है कि हमारा अधिकांश संस्कृति विषयक विमर्श औपनिवेशिक मानसिकता के तहत किया जा रहा है, जिसमें हमने यह धारणा मन में बना ली है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वे सुसंस्कृत होते हैं और संस्कृति का निर्माण भी वे ही करते हैं। इसका एक कारण है, इसका एक कारण है, मूल कारण जो मुझे समझ में आता है कि संस्कृति शब्द ही कल्चर के अनुवाद के अर्थ में 19वीं शताब्दी में हमने अपनाया, और भारतीय भाषाओं में कल्चर के अनुवाद के रूप में संस्कृति शब्द का प्रयोग
19वीं शताब्दी में किया जाने लगा। इसके पहले न तो इस प्रकार का संस्कृति विमर्श है 18वीं शताब्दी तक, न संस्कृत में कल्चर के लिए संस्कृति शब्द का इस प्रकार से प्रयोग ही हो रहा है। संस्कृत भाषा में कल्चर के अर्थ में प्राचीन साहित्य में संस्कृति शब्द का प्रयोग प्राय नहीं हुआ है। दो उदाहरण दिए जा सकते हैं। सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा यजुर्वेद का है। आत्म संस्कृतिर्वाव शिल्पम ऐतरेय ब्राह्मण का है। पर ठीक ठीक उसी अर्थ में, जिस अर्थ में हम सांस्कृतिक विमर्श कर रहे हैं, संस्कृति विमर्श कर रहे हैं, और कल्चर की अवधारणा के अर्थ में वहां संस्कृति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। संस्कार करने की प्रक्रिया के अर्थ में हुआ है। पर संस्कृति शब्द का व्यापक प्रयोग नहीं है प्राचीन साहित्य में। वैदिक साहित्य से लगा करके 18वीं शताब्दी तक के संस्कृत साहित्य में इसका अर्थ यह कदापि नहीं लिया जाना चाहिए कि संस्कृति नहीं है, संस्कृति का व्यवहार नहीं है, अवधारणा नहीं है और उसका विवेचन नहीं है। अवधारणा भी है, विवेचन भी है, व्यवहार भी है, पर शब्दावली भिन्न है। ये औपनिवेशिक दौर के तहत अपनाई गई शब्दावली से भिन्न शब्दावली में जब हम वहां के सांस्कृतिक विमर्श को समझने का प्रयास करेंगे, तब समझ में आएगा कि वो लोग किसे सही संस्कृति मान रहे हैं। संस्कृति के लिए वैदिक संहिताओं में कृष्टि शब्द है, जो कृष धातु से बना है। कृष धातु है, खेती करने के अर्थ में कृष धातु है। उसी से कृषक बना, उसी से कर्षक बना, उसी से कर्षण भी बनता है, उसी से आकर्षण भी बनता है। धरती खींचती है, इसलिए कृष धातु से आकर्षण है, कर्षक है, कृषक है, कृष्टि शब्द है। और पंच जना कृष्टि, यह समूह भी कृष्टि है, यह भी कहा गया। धरती पर कृष्टि होती है, यह भी कहा गया। जो कुछ हम करते हैं, बनाते हैं, निर्मित करते हैं, वह कृष्टि है, यह कहा गया। कुल मिलाकर जमीन से, धरती से जुड़े हुए श्रम करने वाले लोगों के जो जीवन मूल्य थे, उनसे कृष्टि आज की शब्दावली में संस्कृति निर्मित होती है, ऐसा उन लोगों ने माना। तब फिर यह कहा जा सकता है कि फिर संस्कृति शब्द का प्रयोग अब क्यों किया जाए, जब हमें शब्द पता चल गया कि प्राचीन हमारे वैदिक साहित्य में तो कृष्टि शब्द है, तो जहां जहां हम संस्कृति कहते हैं वहां वहां कृष्टि कहने लग जाएं। जिस प्रकार से कि नगरों के नाम बदल करके जो प्राचीन सुसंस्कृत नाम थे, बदल करके उनमें रूपांतरित उन्हें किया जा रहा है, उस तरह से संस्कृति शब्द को रिप्लेस कर दें, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। संस्कृति शब्द को हमने स्वीकार कर लिया है और उसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण विमर्श हमारे समय के दार्शनिकों ने हिंदी में, संस्कृत में, अन्य भारतीय भाषाओं में किया है। वह जन स्वीकृति का विषय बन चुका है। नगरों के नाम बदले जाते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। प्राचीन एक विशिष्ट सांस्कृतिक परिवेश जिससे जुड़ा हुआ है, मूल नगर का नाम हमने पुनः अपनाया। नवीन नाम जो चल पड़ा था 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 500 साल पहले, उसको हमने हटा दिया। वह एक अर्थ में ठीक किया। मुझसे किसी ने पूछा कि मेरी दादी के संस्कारों में तो प्रयागराज बसा हुआ है, वे तो इलाहाबाद कहती ही नहीं थी, वे तो प्रयागराज ही कहती थी, तो प्रयागराज नाम पुनः हमें लौटा दिया गया, तो इसमें क्या बुरा हुआ? मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। लेकिन विचारणीय बात केवल इतनी है कि प्रयागराज कहने से एक संस्कृति की तस्वीर सामने आती है।
एक ऐसा नगर, प्राचीन पुण्य पवित्र नगर जिसमें कि आश्रम है, तीर्थ हैं, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनकर रामचरित अनुरागा। यह सब प्रवचन हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं। ऐसा सुंदर पावक पावन चित्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इलाहाबाद कहने से एक अलग तरह का चित्र सामने खड़ा हो जाता है। एक ऐसा आधुनिक होता हुआ नगर जिसने विश्व का मुकाबला किया अपने बुद्धि बल से, विश्व संस्कृति के निर्माण में बहुमूल्य कुछ जोड़ा। जहां फिराक गोरखपुरी हुए, जहां अकबर इलाहाबादी हुए, जहां परिमल की गोष्ठियां होती थी, जहां पंत रहे, निराला रहे, महादेवी रही, जहां क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे सदी के दिग्गज पंडित रहे, जहां बाबूराम सक्सेना जैसे प्रखर भाषाविद हुए रहे, उन सबको जिसने बनाया है, पनाह दी है, एक ऐसा शहर। कुछ कुछ हम इतिहास की धारा को पलटते हैं जब हम इलाहाबाद छोड़ करके प्रयागराज में जाते हैं। इलाहाबादी अमरूद तो इलाहाबादी अमरूद रहेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहेगा। नामांतरण पुराने नाम के साथ जुड़ी हुई सारी तहजीब, सभ्यता, संस्कृति को नकारने के लिए यदि किया जाता है तो उसका एक नकारात्मक पक्ष होता है। इसलिए भले ही औपनिवेशिक दौर में ही कल्चर के अनुवाद के रूप में संस्कृति शब्द का इस्तेमाल शुरू किया गया हो, पर अंग्रेजों की दी हुई चीजें ही हमने बहुत सारी इस तरह अपना ली कि वे हमारी हो गई हैं। क्रिकेट का खेल अंग्रेजों ने दे दिया, अब खूब हम दुनिया में नाम कमाते हैं क्रिकेट के द्वारा। अब गुल्ली डंडा पर वापस चले आए और कहें कि गुल्ली डंडा खेल करके ही हम ओलंपिक में जाएंगे, ले जाएंगे, तो शायद इतना संभव नहीं होगा। तब फिर ये पूछा जा सकता है, फिर आपने ये चर्चा उठाई ही क्यों? कृष्ट शब्द जब लेना नहीं है तो कृष्ट की बात क्यों करें? फिर हम संस्कृति की ही बात करेंगे जब संस्कृति शब्द स्वीकार्य ही है। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से इलाहाबाद को समझना भी आवश्यक है और प्रयागराज को भी समझना आवश्यक है, तो दोनों के बिना हमारा काम नहीं चलता है, उसी तरह से कृष्टि को भी विचार करना पड़ेगा, कृष्टि पर भी, और संस्कृति विमर्श तो होता ही रहेगा। कृष्टि को स्वीकार करना इसलिए आवश्यक है कि हमने तो कल्चर से संस्कृति बना लिया, जबकि हुआ उल्टा था। कृष्टि से कल्चर बनी। कल्चर शब्द ही कृष्टि से आया। जिस कृष धातु से कृषक, कर्षक, कर्षण ये सब शब्द आते हैं और खेती किसानी से जुड़ी हुई शब्दावली आती है, उसी कृष धातु से कल्ट धातु ग्रीक, लैटिन, जर्मन, प्राचीन जर्मन आदि भाषाओं में जाती है। फ्रेंच में कल्तूर हो जाता है, कल्ट हो जाता है, वही कल्चर हो जाता है। कुल मिला करके वही एग्रीकल्चर में कल्चर जुड़ती है, तो जो एग्रीकल्चर थी वही कल्चर हो जाती है। इसलिए हमारी संस्कृति मूलतः कृष्टि है। इसको जब हम ध्यान में रखते हैं तो अपनी संस्कृति की एक सही समझ विकसित कर सकते हैं। जो कुछ भारतीय संस्कृति के विषय में अब हम कहते हैं कि हमारा देश अध्यात्म प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है, और धर्म का, अध्यात्म का हम अपने अपने अनुसार अर्थ लेते हैं, तब यह जो कृष्टि विमर्श प्राचीन काल में होता रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में यह मानना होगा कि अगर धरती से जुड़ कर के यह विमर्श नहीं हो रहा है
और श्रम करने वालों के द्वारा यह निर्माण किया जा रहा है कृष्टि का सारा प्रपंच। यह स्वीकार यदि नहीं किया जाएगा तो वह सही विमर्श संस्कृति विषयक नहीं होगा। जो संस्कृति है, कृष्टि है और जो जीवन है, सत्ता है, उसके भी तीन पक्ष हमारे ऋषियों ने माने, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। और यह माना कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये जो तीनों हैं, एक इम्पीरिकल वर्ल्ड है, इम्पीरिकल वर्ल्ड है, दिया हुआ संसार है। एक आदिदैविक संसार है जिसमें देवता आते हैं, जिसमें मानस जगत है, जिसमें साहित्य, कला, इनकी रचना होती है। और एक रूहानी संसार है, आध्यात्मिक संसार है। ये तीनों परस्पर संवलित हैं, जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है। आदि भौतिक के बिना तो बाकी दो नहीं ही हो सकते हैं, क्योंकि इसी धरती पर जो श्रमजीवी जो कुछ करते हैं उससे ही फिर सब कुछ किया जा सकता है। यह विचार मूलतः रहा। और कृष्टि शब्द इसीलिए अर्थ विस्तार को प्राप्त करता हुआ समग्र समाज और संपूर्ण संस्कृति का वाचक भी बनता गया, क्योंकि यह जीवन के संपूर्ण विस्तार से जुड़ता है। कृष्टि या कृषि पर सारे जीवन और जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाले समाज में ही ऐसा संभव था। दूसरी बात यह है कि इन सारी विविधताओं के बीच में एक सूत्रता कैसे तलाशी जाए, क्योंकि आपाततः तो कोई एक संस्कृति हमारे देश की नहीं है, कई संस्कृतियां हैं। वो परस्पर बिखरी हुई, एक दूसरे से अलग अलग हों ऐसा भी नहीं है। इन सब का सम्मिश्रण भारतीय संस्कृति है ऐसा नहीं, इन सब का घालमेल नहीं हो रहा है। भानुमति के पिटारे की तरह ये सब एक साथ फैली हुई है ऐसा भी नहीं है। किस रूप में हम समझें यह जो कई कई संस्कृतियां, क्योंकि कितनी भाषाएं हैं, 24 भाषाएं संविधान में स्वीकृत हैं, 1550 के लगभग अन्य भाषाएं, बोलियां जिनको कहा जाता है वे हैं। उन सब की अपनी अपनी समृद्ध परंपराएं हैं। भाषा बड़ी है संस्कृति से। भाषा आश्रय होती है, संस्कृति उसके आश्रित होती है। भाषा आधार है, संस्कृति आधेय है। आधार बड़ा होता है आधेय से। इन 24 भाषाओं की और 1550 भाषाओं की संस्कृतियां हैं जिनको ये पोसती हैं। इतनी समृद्ध परंपराएं हैं और विविध हैं। हर भाषा की अनूठी विशेषताएं हैं, विलक्षणताएं हैं। तो यह भी नहीं कह सकते कि एक वृक्ष है जिसकी कई शाखाएं हैं, ये सारी संस्कृतियां हैं, मूल तो एक ही है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगणित वृक्ष हैं। अगणित वृक्ष ही नहीं है, अगणित उपवन है। संस्कृतियों के अगणित उपवन इस देश की धरती पर हैं। एक नदी नहीं है संस्कृति की कि एक संस्कृति की स्रोतस्विनी बहती है। कई कई संस्कृति की स्रोतस्विनियां हैं, कई कई संस्कृतियों की नदियां बह रही हैं। हर एक की कई कई धाराएं भी हो सकती हैं। फिर इनमें एकता कैसे होगी? और क्यों हमारे देश की एक आत्मा है, ऐसा हम कहते हैं और मानते हैं और अनुभव भी करते हैं। कितनी ही धाराएं हों, कितनी ही सरिताएं हों, कितने ही उपवन हों, आधार तो उनका एक ही होगा। आधार तो उनका भारत की वसुंधरा, भारत की धरती है। इसी धरती का स्तवन किया वेद के कवियों ने। सारे संस्कृति के मूल्य इसी धरती पर हम सिरजते हैं, रचते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यस्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्याम मर्त्या बैलवा। जिस धरती पर हम श्रम करते हैं, खेती करते हैं, जिस पर हम नाचते हैं, उमंग में थिरकते हैं, गीत गाते हैं, जिस पर सत्यम बृहदृतम उग्रम तपः ब्रह्म एते गुणा पृथ्वीम धारयन्ति, यह कहा गया। उसी पर हम सत्य, ब्रह्म, ज्ञान, तपस, इन सब का भी विस्तार करते हैं।
हमारे ऋषियों ने इसीलिए एक सूत्रता की तलाश करते हुए कहा कि वाक से यह विश्व जन्मा, वागेव विश्वाभुवनानि जग्गे। वाक का अर्थ केवल शब्द या भाषा जो आज के अर्थ में हम समझते हैं उतना ही नहीं। तो वाक से उस तरह से विश्व नहीं जन्मा जिस तरह से तिल से तेल निकलता है या दूध से दही बनता है या छाछ बनती है, उस तरह से किसी एक भाषा से बाकी भाषाएं निकल गई, ऐसा भी नहीं हुआ। वाक के जो 4 स्तर बताए हमारे चिंतकों ने, उसमें परा सबसे सूक्ष्म रूप है। वही पराचिति है शैव दर्शन में, वही परावाक है व्याकरण दर्शन में, वही हमारा आत्मबोध है, वही हमारा सूक्ष्मतम रूप है। बाकी सब रूप उसी से विनिसृत होते हैं। अपने सूक्ष्मतम रूप में एक वाक्यता है, ऐसा हमारे ऋषियों ने माना। इसलिए अपनी अपनी विशेषताएं रहती हैं, अपनी अपनी धाराएं रहती हैं, संस्कृतियों की नदियां बहती हैं, संस्कृतियों के उपवन खिलते रहते हैं, फिर भी एकत्व का अनुभव बना रहता है। राम के विरह का वर्णन वाल्मीकि ने किया है। ऐसी उत्कट पीड़ा का, वेदना का, राम की वेदना का चित्रण बहुत कम मिलता है। भवभूति में कदाचित उसके बाद ऐसा तीव्र बोध वेदना का, पीड़ा का पूरी गहनता के साथ मिलता है। राम कहते हैं, बहुशः कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितुम् यदहं सा च वामोरु रेकाम धरणिमाश्रितौ। यदहं सा च वामोरुः एकाम धरणिमाश्रितौ। कामना का बहुत उत्ताप है, सांस लेना कठिन, जीवन जीना कठिन हो रहा है, पर इसी आश्वासन के सहारे जीवित हूं कि वह सीता और मैं, यदहम सा च वामोरु, मैं और वह वामोरु सीता एक ही धरती पर तो हैं। उसी धरती को छूते हैं मेरे भी पांव, उसी धरती को छूते हैं सीता के भी पांव। यह धरती में एक चेतना तरंगित हो रही है। इस धरती को हमने इसीलिए देवी के रूप में, मां के रूप में देखा। केदारस्येव केदारः सोदकस्य निरूदकः उपस्नेहेन जीवामि जीवंतीम यक्षणोमि ताम। जैसे सूखी क्यारी से जुड़ करके, जैसे सींची हुई क्यारी से जुड़कर सूखी क्यारी जी जाती है, उसी तरह मैं जी जाऊंगा यदि इतना मुझे कोई आकर बताए कि सीता सकुशल है। तो यह जो वाहि वात यतः कांता स्पृष्ट्वा ताम माम अपि स्पृश त्वयि में गात्र संस्पर्शश चंद्रे दृष्टि समागम। जो हवाएं सीता को छू करके आ रही हैं, वह मुझे छू रही हैं। इसलिए एक अनुभव मुझे सीता का हो रहा है। इसी धरती पर रहकर, इस धरती के पवन में, इस धरती की धूल में, मिट्टी में, कण में मैं अनुभव करता हूँ, उस एकता का अनुभव करता हूँ। राम यह भी कहना चाहते हैं सीता के प्रति अपने प्रेम के अतिरिक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।